एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शौका बेहोश हो चुका था, मगर नौलखा उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो पानी के छींटे देकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। शौका तकरीबन 15 मिनट के बाद होश में आ सका। नौलखे ने उसके बालों से पकड़कर सर को एक झटके से ऊपर किया। बोला, बताओ किसने कत्ल किया था नासिर अली को? शौके के मुंह से मुर्दा सी आवाज निकली, पानी। नौलखे ने पानी से भरा हुआ ग्लास उसके चेहरे के सामने कर दिया। फिर बोला, बता, नासिर अली को किसने कत्ल किया? शौके ने ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया। बोला, मुझे नहीं मालूम। नौलखे ने पानी उसके मुंह पर उंडेल दिया। शौका होंठ चाटने लगा। नौलखे ने खाली ग्लास एक तरफ फेंक दिया और जेब से चाकू निकाल लिया और उसका चमकता हुआ ब्लेड उसके चेहरे के सामने लहराते हुए बोला, मैं तेरे जिस्म की बोटियां करके कुत्तों को डाल दूंगा, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगा। उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा जब तक तू मेरे सवालों का जवाब नहीं देता। शौका बमुश्किल बोल सका, मैं कुछ नहीं जानता। नौलखे ने उसके कुर्ते के गिरबान पर हाथ डालकर जोर से झटका दिया। कुर्ता फट गया। शौके का सीना नंगा हो गया। नौलखे ने चाकू की नोक उसके सीने पर ऐन दरमियान में रखी और तकरीबन 3 इंच लंबी लकीर खींच दी। शौके के मुंह से खौफनाक चीख निकली। उसके सीने पर 3 इंच लंबी लकीर से खून रिसने लगा। वो बुरी तरह तड़प रहा था। नौलखे ने कहा, तुम्हारा गला मैं सबसे आखिर में काटूंगा। तुम्हारे जिस्म पर इस तरह की लकीरें उस वक्त तक खींचता रहूंगा जब तक तुम कुछ नहीं बताओगे। शौका हक लाया, बताता हूँ। पानी। नौलखे के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बोला, शाबाश, ये हुई ना बात। पहले ही जबान खोल देते तो इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। उसने पानी का ग्लास भरकर शौके के होंठों से लगा दिया। शौका खटाखट पानी पी गया। कुछ पानी उसके जख्मी होंठों से गिरकर ठोड़ी से सीने पर बहने लगा। नौलखे ने पूछा, और पियोगे? शौका जोर जोर से सर हिलाने लगा। बोला, बस। नौलखे ने कहा, अब बताओ, नासिर अली को किसने कत्ल किया? शौका बोला, माझे गुज्जर ने। उसके 3-4 आदमी भी साथ थे। मैं नहीं था। मैं उस कार्रवाई में शामिल नहीं था। मुझे वैसे ये पता चल गया था कि उन्होंने चुबुर्जी क्वार्टर से किसी को उठाया है। वो उससे शारिक के बारे में पूछना चाहते थे। नौलखे ने पूछा, माझे गुज्जर के साथ इस कार्रवाई में और कौन कौन था? शौका चंद लम्हे खामोश रहा। फिर वो उन लोगों के नाम बताने लगा जो नासिर अली को कत्ल करने की कार्रवाई में शरीक थे। नौलखे ने पूछा, माझा कहाँ है? नहर वाली कोठी पर। शौके ने कहा, नहीं, नासिर को कत्ल करने के बाद वो कहीं और चला गया था, क्योंकि उसे शुबा था कि जब तुम लोगों को नासिर के कत्ल का पता चलेगा तो तुम लोग कोठी पर चढ़ दौड़ोगे। नौलखे ने पूछा, उसका निस्बत रोड वाला अड्डा खत्म हो चुका है। नया अड्डा कहाँ बनाया है उसने, जहां से सारे शहर को माल सप्लाई करता है? शौका बोला, किला गुज्जर सिंह। वहां पहले ही से गोगे का अड्डा मौजूद है। माझे गुज्जर ने उसी को अपना मरकज बना लिया है। वहीं से पूरे शहर को हेरोइन की सप्लाई हो रही है। नौलखा बोला, गोगा? और हमारे मुजंग वाले अड्डे को आग लगाने की कार्रवाई में कौन कौन शामिल था? शौका बोला, 5 आदमी थे जिनमें मैं भी था। नौलखा बोला, ठीक है शौका पहलवान। नौलखा उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, मौलवी हमीद के होटल के पास क्यों खड़े थे? शौके ने कहा, निगरानी के लिए। माझे गुज्जर को शुबा है कि शारिक मौलवी हमीद से मिलने के लिए जरूर आता होगा। मैं इसीलिए वहां खड़ा निगरानी कर रहा था। नौलखे ने मानी खेज लहजे में कहा, तो शारिक को तुमने देख लिया? उसने चाकू बंद करके जेब में रख लिया। शौका कर रहा बोला, मुझे अस्पताल ले चलो। उसके चेहरे पर कर्ब और अजियत के बेपनाह तासुरात थे। बोला, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है, खुदा के लिए मुझे अस्पताल ले चलो। नौलखे ने उसे घूरा। बोला, तुझे तकलीफ हो रही है ना? वो बोला, हाँ, खुदा के लिए मुझे अस्पताल ले चलो। नौलखे ने मानी खेज लहजे में कहा, मैं तुझे इस तकलीफ से निजात दिला सकता हूँ। ये कहते हुए उसने पिस्तौल निकाल लिया। शौके के मुंह से निकला, ये क्या? लेकिन वो जुमला मुकम्मल ना हो सका। कमरे में डस की आवाज उभरी। पिस्तौल से निकलने वाली गोली शौके की पेशानी में पैवस्त हो गई। नौलखा चंद लम्हे शौके की लाश की तरफ देखता रहा। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसने फावड़ा उठाया और हवेली की दीवार के करीब गड्ढा खोदने लगा। किला गुज्जर सिंह में गोगे पहलवान का अखाड़ा बड़ा मशहूर था। इस इलाके से अगरचे आज तक कोई काबिल जिक्र पहलवान नहीं निकला था,
लेकिन उसका नाम बड़ी शोहरत रखता था। इलाके के नौजवान और पहलवानी के शौकीन सूरज ढलते ही उस तरफ का रुख करना शुरू कर देते हैं। रात 9-10 बजे तक यहाँ बड़ी रौनक रहती। हफ्ते में एक दिन यहाँ बाकायदा कुश्तियां हुआ करती थीं। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन को भी मदऊ किया जाता और कुश्तियां जीतने वाले नौजवानों को छोटे मोटे इनामात भी दिए जाते ताकि पहलवानी की तरफ उनका रुझान बरकरार रहे। मोहल्ले के लोग गोगा पहलवान की बड़ी इज्जत करते थे क्योंकि उसने मोहल्ले के नौजवानों को आवारगी से बचाकर एक ऐसे फन की तरफ लगा रखा था जिसकी माशरे में इज्जत भी थी। गोगा पहलवान की इन सेहतमंदाना सरगर्मियों की सभी लोग तारीफ करते थे। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि गोगा पहलवान का अखाड़ा उजड़ने लगा। बहुत से लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया और ये अफवाहें फैलने लगीं कि गोगा पहलवान के अखाड़े में नशा फरोख्त होता है। उस अखाड़े में आने वाले बहुत से नौजवान नशे के आदी हो रहे थे। मोहल्ले के जो मुअज़्ज़िज़ीन गोगे का एहतराम करते थे वो अब उसे नापसंदीदगी की निगाहों से देखने लगे। बाज लोगों का ख्याल था कि गोगा पहलवान ही ने हेरोइन का धंधा शुरू कर दिया है और वो नौजवानों की रगों में हेरोइन का जहर घोल रहा है। इलाके के पुलिस ऑफिसर जो कभी गोगा पहलवान के अखाड़े में होने वाली कुश्ती की तकरीबात में मेहमान खुसूसी हुआ करते थे वो अब गोगे को मशकूक निगाहों से देखने लगे। पहले तो ये होता था कि मोहल्ले के नौजवानों में कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता तो गोगा पहलवान सिफारशी बनकर थाने पहुंच जाता। थानेदार भी उसे देखकर कुर्सी से उठ जाया करता। उसकी बात हमेशा मान ली जाती और नौजवानों को डांट टपट करके छोड़ दिया जाता। लेकिन अब वही पुलिस वाले इस अंदाज में अखाड़े के चक्कर लगाने लगे थे जैसे जराइम पेशा लोगों की निगरानी की जाती है। 6 महीने के अंदर अंदर गोगा पहलवान का अखाड़ा इस लिहाज से वीरान हो गया कि कुश्ती सीखने के शौकीन और जोर करने वाले अब इस तरफ का रुख नहीं करते थे। उसके बरक्स यहाँ मशकूक किस्म के लोगों की आमदरफ्त शुरू हो गई। पुलिस भी वक्तन फवक्तन चक्कर लगाने लगी। हर 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई पुलिस वाला गोगा पहलवान को थाने ले जाता जहां उसे घंटों बरामदे में बिठाए रखा जाता और जब थानेदार के सामने पेश किया जाता तो उसे मुख्तलिफ किस्म की धमकियां सुनने को ही मिलती। गोगा पहलवान की उम्र 45 के लगभग थी। भारी भरकम कसरती जिस्म, मोटी गर्दन और सरगंजा। वो रोजाना बाकायदगी से सर पर उस तरह फिरवाया करता था। उसका अखाड़ा बहुत वसी और अरीज रकबे पर मुश्तमिल था। ये दरअसल एक बहुत बड़ा अहाता था जिसके आखिर में 3-4 कमरे एक तरफ और 3-4 कमरे दूसरी तरफ थे। अहाते के मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा लॉन पर मुश्तमिल हुआ करता था। कुछ हिस्सा पुख्ता था। ये अहाता किसी जमाने में कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदू चले गए तो ये अहाता बहुत अरसे तक वीरान पड़ा रहा और फिर न जाने किस तरह गोगे के बाप ने इस अहाते पर कब्जा करके यहाँ अखाड़ा बना लिया। गोगे ने भी पहलवानी अपने बाप ही से सीखी थी। बाप के मरने के बाद वो अखाड़ा चलाता रहा लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले उसकी मुलाकात माझे गुज्जर से हो गई और माझे ने ही उसे इस तबाहकुन रास्ते पर लगाया था। गोगे की आमदनी का वाहिद जरिया वो अखाड़ा ही था। वो कुश्ती सीखने के लिए यहाँ आने वालों से 50 रुपए महीना फीस लेता जो बाद में बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। 35-40 शागिर्दों से मिलने वाले 3,500-4 हजार रुपए की रकम उसके महीने भर के अखराजात के लिए कम पड़ने लगी। महंगाई बढ़ती जा रही थी। आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। उसने अखाड़े की फीस 100 की बजाय 150 कर दी लेकिन 5-6 लड़कों ने अखाड़े में आना छोड़ दिया। दूसरे लोगों ने भी दबे लफ्जों में फीस की ज्यादती पर एहतजाज किया। गोगे ने फीस दोबारा 100 रुपए कर दी क्योंकि अंदेशा था कि फीस ज्यादा होने की वजह से दूसरे लड़के भी अखाड़ा न छोड़ दें और वो उस आमदनी से भी महरूम न हो जाए। इस दौरान उसकी मुलाकात माझे गुज्जर से हो गई। उसने आमदनी का एक ऐसा जरिया बताया कि गोगा पहलवानी भूलकर दौलत के चक्कर में पड़ गया। हेरोइन में वाकई बड़ी कमाई थी। गोगे की हवस बढ़ती गई। दौलत के लालच में वो इस दलदल में धंसता चला गया। गोगा पहलवान का अखाड़ा मनशियात का बेहतरीन अड्डा साबित हुआ। गुंजान आबादी वाला इलाका था। उसके साथ मैकलोड रोड लगता था। मुतवस्सत और गुंजान आबादी वाले इलाके दरअसल मनशियात फरोशी के लिए आइडियल इलाके साबित होते हैं। गोगा पहलवान पर दौलत की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। इससे ज्यादा मजबूत गिरफ्त माझे गुज्जर की थी। माझे गुज्जर का निस्बत रोड वाला अड्डा तबाह हो गया तो वो किसी और अड्डे की तलाश में इधर उधर देखने लगा लेकिन शारिक ने उसे कहीं भी टिकने नहीं दिया। बिलाखिर माझे गुज्जर की नजरें गोगा पहलवान पर जम गईं। उसके ख्याल में ये अड्डा उसके लिए बेहतरीन मरकज साबित हो सकता था। आसपास भी गुंजान आबादी वाले इलाके थे जहां बैठकर वो लक्ष्मी चौक और रेलवे स्टेशन पर और ब्रांड रथ रोड वगैरह तक के इलाके कंट्रोल कर सकता था। उसने बड़ी सोच विचार और हालात का गहरी नजरों से जायजा लेने के बाद गोगे पहलवान से बात की। गोगे पहलवान को और क्या चाहिए था, वो फौरन ही तैयार हो गया। माझे गुज्जर ने अपना अड्डा मुंतकिल करने से पहले यहाँ कुछ काम भी करवाया।
एक दो कमरों में ऐसे खुफिया ठिकाने बनवाए जहां माल छुपाया जा सकता था। 2 कमरों में मसनूई सीलिंग भी लगवाई गई और दीवारों के सामने लकड़ी के तख्तों के पैनल बज़ाहिर आराइश और खूबसूरती के लिए बनाए गए थे। लेकिन हकीकत ये थी कि उनमें हेरोइन के पैकेट छुपाने की ऐसी खुफिया जगहें बनाई गई थीं जिन्हें आसानी से तलाश नहीं किया जा सकता था। उन खुफिया ठिकानों का इल्म माझे गुज्जर के अलावा सिर्फ गोगे पहलवान को था। उसके किसी और आदमी को पता नहीं था कि माल कहाँ छुपाया जाता है। माझे गुज्जर ने यहाँ कारोबार शुरू करने से पहले इलाके की पुलिस से भी समझौता कर लिया था। गोगे पहलवान ने जब यहाँ हेरोइन बेचने का धंधा शुरू किया था तो उसके खिलाफ थाने में शिकायतें पहुंचने लगी थीं। उस वक्त पुलिस वाले गोगे पहलवान को तंग करते रहते थे, लेकिन माझे गुज्जर के आ जाने से उसे भी जोर जोर की इस पकड़ धक्कड़ से निजात मिल गई। इलाके के लोग शिकायतें अब भी करते थे, लेकिन पुलिस अब उन शिकायतों पर ज्यादा तवज्जो न देती, क्योंकि माझा गुज्जर थानेदार को अपने और अपने कारोबार के तहफ्फुज़ के लिए माकूल रकम दे रहा था। जब लोग ज्यादा शोर मचाने लगते तो पुलिस वाले हेरोइन के आदी किसी शख्स को या किसी और को जिसका इस धंधे से मामूली सा भी ताल्लुक होता पकड़कर बंद कर देते। माझे गुज्जर का धंधा यहाँ खूब चल रहा था। आसपास के इलाकों के डीलर वहीं से माल लेते थे। सुबह से लेकर शाम तक गोगे पहलवान और माझे के 2-3 आदमी कारोबार चलाते थे। दिन के वक्त छोटे मोटे गाहक ही आते थे, अलबत्ता शाम का अंधेरा फैलने के बाद बड़ी पार्टियों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती। गुरूब आफ्ताब से लेकर रात तकरीबन 12 बजे तक माझा गुज्जर खुद यहाँ बैठता था। माझे के 2-3 आदमी भी अब मुस्तकिल तौर पर यहीं रह रहे थे। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। माझे गुज्जर ने थोड़ा सा माल गोगा पहलवान और अपने आदमियों के हवाले कर दिया था और वो खुद आज की सारी आमदनी कपड़े के एक मैले से थैले में समेटकर यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर रहा था कि उसका एक आदमी फीका घबराया हुआ अहाते में दाखिल हुआ। फीके का असल नाम रफीक था। वो म्यू अस्पताल के चौक पर 5 सिगरेट के खोखे में हेरोइन फरोख्त करता था। वो माजे के सामने पहुंचते ही बोला, गजब हो गया उस्ताद। माजे ने उसे घूरा, बोला, क्या हुआ, रावी में सैलाब आ गया क्या? फीके ने कहा, सैलाब नहीं आ गया उस्ताद, शौके को शारिक के बंदे उठाकर ले गए हैं। माजा चीखा, क्या बकते हो, शारिक तो सुना है कराची गया हुआ है, उसके बंदे शौके को क्यों उठाकर ले गए? फीका बोला, शारिक वापस आ गया है उस्ताद। माजे ने पूछा, तुमने खुद देखा है उसे? फीका बोला, नहीं उस्ताद, मैं तो अपने खोखे पर बैठा हुआ था। 11:30 बजे के करीब एक आदमी ने आकर बताया कि शौके को शारिक के बंदे एक सफेद कार में ले गए हैं। वो आदमी मेरा गाहक है और शौके को भी जानता है। वो इत्तेफाक से उस वक्त मौलवी हमीद के होटल में चाय पी रहा था। एक आदमी बहाने से उसे कार तक ले गया और फिर जबरदस्ती उसे कार में बिठा कर ले गए। माजे ने पूछा, कार में शारिक भी था? फीका बोला, उसने शारिक को नहीं देखा, लेकिन जो आदमी शौके को कार तक ले गया था उसके बताए हुए हुलिये के मुताबिक वो नौलखे के सिवा और कोई नहीं हो सकता। माझा चौंक गया, बोला, ओए फज्जे, कोडू, मेरे साथ चलो। फीके, तुम भी गाड़ी में बैठो। वो चारों अहाते से बाहर आ गए। माझे गुज्जर ने गोगा पहलवान को कुछ नहीं बताया था। उसका एक आदमी भी अखाड़े में रह गया था। उसकी गाड़ी अहाते के बाहर खड़ी थी। माझे ने गाड़ी की डिग्गी खोलकर नोटों से भरा हुआ थैला लापरवाही से अंदर फेंककर डिग्गी बंद कर दी और ड्राइविंग सीट पर आ गया। फीका उसके साथ अगली सीट पर था। कोडू और फज्जा पिछली सीट पर बैठ गए। उन सब के पास पिस्तौल मौजूद थे जो उन्होंने अपनी अपनी कमीज के नीचे छुपा रखे थे। माझा गुज्जर गाड़ी स्टार्ट करके उसे गलियों में से निकालता हुआ सड़क पर ले गया और फिर ग्वालमंडी चौक तक पहुंचने में उसे चंद मिनट से ज्यादा न लगे। चौक की रौनक उजड़ चुकी थी। मौलवी हमीद की चाय की दुकान और 5 सिगरेट का खोखा खुला हुआ था, लेकिन ग्राहक सिर्फ 2-3 ही थे। माझे गुज्जर ने गाड़ी मौलवी हमीद के होटल के सामने सड़क के दूसरी तरफ रोक ली। मौलवी हमीद जा चुका था। दोनों मुलाजिम लड़के थे। एक लड़का बाहर से मेज कुर्सियां उठा रहा था और अंदर जो लड़का था वो भी बर्तन वगैरह समेट कर सफाई कर रहा था। ये मौलवी हमीद का पुराना और काबिल एतमाद मुलाजिम था। माझे गुज्जर ने फीके से कहा, वो लड़का जो दुकान के अंदर खड़ा है ना, उसे यहाँ लेकर आओ। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। फीका अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और सड़क पार करके मौलवी हमीद की दुकान के सामने पहुंच गया। उसने लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, बोला, ओए अशरफ, चल, तुझे उस्ताद बुला रहा है। अशरफ ने आवाज सुनकर फीके की तरफ देखा। वो फीके को जानता था। उसने सड़क के दूसरी तरफ कार के करीब खड़े हुए माझे गुज्जर की तरफ इशारा किया। उसके साथ ही उसके चेहरे पर खौफ के साए उभर आए। अशरफ ने कहा, मौलवी हमीद तो घर चला गया है फीका उस्ताद। फीके ने कहा, मैं मौलवी हमीद से नहीं तुमसे बात कर रहा हूँ। उस्ताद तुम्हें बुला रहा है, जल्दी से चल, ऐसा ना हो उसे गुस्सा आ जाए। अशरफ ने काम छोड़ दिया और कमीज के दामन से हाथ पोंछता हुआ दुकान से बाहर आ गया। वो सड़क पार करके कार के करीब पहुंचा तो कार की पिछली सीट पर 2 और आदमियों को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए। उसने माझे गुज्जर की तरफ देखते हुए कहा, जी उस्ताद जी। माझे गुज्जर ने पूछा, मौलवी कहाँ है? अशरफ बोला, वो तो घर चला गया है जी।
आधा घंटा पहले। माजिद ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बोला, शारिक यहाँ आया था? अशरफ बोला, नहीं नहीं, शारिक बाबू तो कराची गया हुआ है। माजिद ने पूछा, नौलखा आया था? अशरफ ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता जी, मैंने उसे भी नहीं देखा। माजिद ने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रख कर एक झटके से चेहरा अपनी तरफ घुमाया। बोला, इधर देखो मेरी तरफ, तू मुझे अच्छी तरह जानता है। अगर तूने मेरी बात का जवाब न दिया तो एक ही झटके में गर्दन का मनका तोड़ दूंगा। अशरफ बोला, मैं नौकर आदमी हूँ उस्ताद जी, आप बड़ों के झगड़ों से मेरा क्या वास्ता? मैं आप लोगों के झगड़ों के बारे में कुछ नहीं जानता। माजा बोला, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दे। नौलखा यहाँ किस वक्त आया था और उसके साथ और कौन था? वो लोग कहाँ गए? तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें ये भी मालूम है कि वो यहाँ से मेरे एक बंदे को उठाकर ले गए हैं। सच सच बता दे कि वो लोग कहाँ गए हैं, वरना। अशरफ बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। बोला, मैं कुछ नहीं जानता उस्ताद जी। माजा गुज्जर ने फीके की तरफ देखा। बोला, फीके? माजा गुज्जर को मजीद कुछ कहने की जरूरत पेश न आई। फीका 2 कदम उठाकर अशरफ के करीब आ गया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने अशरफ पर घूंसों की बारिश कर दी। अशरफ के पेट, पहलुओं और पसलियों पर घूंसे पड़ रहे थे। वो बुरी तरह चीख रहा था। लोग उसकी तरफ देखने लगे, मगर किसी ने आगे बढ़कर उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। अशरफ चीखता हुआ नीचे गिर गया था। फीका उस पर ठोकरें बरसाता रहा। मौलवी हमीद का दूसरा मुलाजिम लड़का ये देखकर चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अशरफ सड़क पर लौट रहा था और फीका उस पर ठोकरें बरसा रहा था। अशरफ के होंठों, नाक और कानों से खून बह रहा था। उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी गहरी चोटें लगी थीं और वो बुरी तरह चीख रहा था। और फिर तड़पते हुए वो बेहिस्सो हरकत हो गया। वो बेहोश हो चुका था। माजा बोला, चलो छोड़ो इसे, गाड़ी में बैठो। वो फीके को कहता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर फीके के बैठते ही माजे गुज्जर ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। गाड़ी जैसे ही वहां से दूर गई, आसपास खड़े हुए लोग सड़क पर पड़े हुए अशरफ की तरफ दौड़े। माजा गुज्जर अपने आदमियों के साथ सुबह 4 बजे तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शारिक के आदमियों के अड्डों पर घूमता रहा। उसे ना तो कोई आदमी मिला और ना ही ये पता चल सका कि नौलखा शौके को कहाँ लेकर गया था। माजे ने अपने आदमियों को गोगा पहलवान के अखाड़े के सामने उतार दिया और खुद अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। वो कई दिन से नहर वाली कोठी में नहीं गया था। पिछले चंद रोज से मुस्तकिल तौर पर गोगा पहलवान के अखाड़े पर रह रहा था। आज के लिए उसने गांव जाने का प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन सारी रात जाया हो गई थी। वो दोपहर 4 बजे तक गांव में रहा। दिन का बेशतर हिस्सा सोते हुए गुजारा। शहर वापस जाने से पहले उसने नोटों से भरा हुआ थैला अपनी बीवी के हवाले कर दिया। बोला, इस रकम को संभाल कर रखना, मुझे कल परसों इसकी जरूरत पड़ेगी। वो तकरीबन 6 बजे के लगभग किला गुज्जर सिंह पहुंचा तो एक और खबर उसकी मुंतजिर थी। कोडू ने बताया, फीके को ग्वालमंडी थाने की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। माजा बोला, पुलिस ने किसी न किसी को तो पकड़ना ही था। उस लड़के का क्या हुआ, मर गया या बच गया? इस मर्तबा फज्जे ने जवाब दिया, बच गया उस्ताद जी। हमारे वहां से निकलने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। अशरफ को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। मौलवी हमीद भी पहुंच गया था। उसने तुम्हारे और फीके के खिलाफ पुलिस में बाकायदा रिपोर्ट लिखवा दी है। 3 और आदमियों ने भी बयान लिखवाए हैं। उन तीनों आदमियों ने पुलिस को बयान दिया है कि पहले तुमने अशरफ को गले से पकड़ा था, फिर फीके ने उसे मारा पीटा। अशरफ अस्पताल में है, उसकी हालत तशवीशनाक है। अगर वो मर गया तो सीधा सीधा कत्ल का केस बन जाएगा। ग्वालमंडी थाने का एक ASI आज दोपहर को भी यहाँ आया था। उसने तुम्हें थाने आने के लिए कहा है। माजे ने कहा, शारिक के किसी आदमी को तो आसपास नहीं देखा? फज्जा बोला, नहीं, कोई मुश्तबा आदमी तो नजर नहीं आया। माजे ने कहा, ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं काम से जा रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी, जरा होशियार रहना। फज्जा बोला, थोड़ा सा माल दे जाओ उस्ताद। माजे ने नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं, आज जरा एहतियात करो। कोडू, तुम मेरे साथ आओ। माजा गुज्जर कोडू को लेकर दोबारा कार में आकर बैठ गया। वो गोगा पहलवान के अखाड़े से निकलकर सीधा सुल्तान सराय पहुंचा, जहां गुल्लू का अड्डा था।